दोस्तों, शिक्षा जगत में जब से शिक्षा मनोविज्ञान का समावेश हुआ है तो पूरी की पूरी शिक्षण की अवधारणा में आमूल चूल बदलाव हुआ है। पहले शिक्षा का जो केंद्र बिंदु था वो विषय वस्तु हुआ करती थी और सिखाने वाले में यानी आज भी दोस्तों शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु इन्हीं के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में यथोचित सार्थक संवाद होता है और वो संवाद का जो विषय होता है वो कोई ना कोई शैक्षिक सामग्री होती है या सामाजिक सरोकार होता है। ये जो डायलॉग एस्टेब्लिश होता है यही शिक्षण कहलाता है। पहले जो शिक्षण की जो व्यवस्था थी वो अध्यापक केंद्रित थी। उसमें छात्र का जो स्थान था वो सेकेंडरी था यानी गौड़ स्थान था। शिक्षक का मुख्य स्थान था और वो विषय वस्तु को पूरी कोशिश करता था कि सख्ती के साथ दंड की विधियों का प्रयोग करते हुए बच्चों के बीच में जो ज्ञान जैसी चीज है वो बच्चों के बीच में संप्रेषित हो जाए, उसको बच्चे होल हार्टेडली आत्मसात कर लें। शिक्षक का जो पेशा था वो अध्यापक केंद्रित था। शिक्षकों का बड़ा सम्मान था, एक रवैया था जो कि आदर्शवादी था। लेकिन आज की व्यवस्था एकदम इसके विपरीत है। यहाँ पे जो प्राइम फोकस है, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो मुख्य भूमिका में है, वो बच्चा है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षित कराना है, करना है, सरकार को कराना है, शिक्षक को करना है और शिक्षण की वो विधा अपनाई जाए जिससे प्रत्येक बच्चा सीख पाए। आज विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक विधाएं अपनाई जाती हैं क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अनुकूल शिक्षा देने का प्रावधान है। इसमें कंटेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बच्चे की जिंदगी के साथ न्याय होना चाहिए। प्रत्येक बच्चा जितनी क्षमता, जितनी पोटेंशियल लेके आया है उसको उसकी क्षमता, रुचि, रुझान के अनुरूप ही शिक्षा दी जा सकती है और ऐसे ही शिक्षा दिया जाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को इस विषय में प्रशिक्षित भी किया गया है कि उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए ताकि वो बच्चे की वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसकी रुचि, उसका रुझान और उसकी क्षमता का आत्मगत विश्लेषण कर सके, उसे जान सके और उस बच्चे के साथ उसी की क्षमता के अनुरूप शिक्षण कार्य करके उसको पारंगत बना सके। आज दोस्तों हम जो बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इसी विषयक है। आज हम अधिगम के एक सिद्धांत को आपको बताने जा रहे हैं जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिद्धांत है इसको अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत में हमने अभी जो रूपरेखा बताई वो इसलिए बताई कि पहले की जो शिक्षण विधा थी उसमें दंड के विधान इतने सख्त थे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो दंडात्मक गतिविधियां विद्यालय प्रांगण में चलती थी वो शिक्षण जैसे पवित्र पेशे को
शिक्षक के जो गुरु के स्वरूप उसके स्वभाव को और दंड की जो व्यवस्था है उसके बीच में एक प्रकार का एसोसिएशन बना लेते थे। इसी कारण बहुत से बच्चे डर के मारे ऐसे शिक्षालयों में जाते नहीं थे, क्योंकि उनके लिए शिक्षा सीखने सिखाने का केंद्र ना होकर के एक दंडात्मक व्यवस्था का केंद्र था। ऐसे अवस्था में बहुत कम ही लोग शिक्षित हुआ करते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल गई। क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो हमें एसोसिएशन के विषय में बताती है। वो हमें बताती है कि प्रत्येक इंसान के भीतर कुछ प्रवृत्तियां हैं, कुछ सहज वृत्तियां हैं, कुछ मूल वृत्तियां हैं, जो कि उसको सहज क्रिया करने के लिए तैयार करती हैं। जैसे अगर किसी बच्चे के समक्ष जो भूखा है उसके लिए उसके सामने भोजन उसे परोसा जाता है, तो स्वतः ही उसके मुख में लार ग्रंथियों से लार स्रावित होने लगती है। भोजन का प्लेट सामने आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया पैदा करता है उसके भीतर कि वो मुख में लार स्वतः ही पैदा होती है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्रिएट्स अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी जो स्वाभाविक उद्दीपन होगा वो स्वाभाविक अनुक्रिया को पैदा करेगा। इसमें कोई किसी भी प्रकार का शक नहीं है। तो पेवलोव जो कि शरीर मनोविज्ञान शास्त्री थे, जिन्होंने लार के ऊपर अध्ययन किया, जो पाचन क्रिया में लार की भूमिका पे अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने इवान पेवलोव जो कि रशियन शरीर मनोविज्ञान शास्त्री थे, उनको 1904 में एक अभिनव प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने एक कुत्ते को ध्वनिरोधी एक वातावरण में कुत्ते को एक ऐसी जगह रखा जहाँ पे कुत्ते को कोई दृश्य नहीं दिखता था और कुत्ते को भोजन दिया जाता था। कोई एक नौकर भोजन लेके कुत्ते के पास जाता था, कुत्ता भोजन देखता था, तो उसके मुख में चूंकि भूखा कुत्ता था, लार का आना स्वाभाविक है। ये एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, प्रक्रिया है कि भूखा व्यक्ति अगर कहीं भोजन देखेगा तो उसके मुख में लार आएगी। ऐसे ही कुत्ते के भीतर भी लार का आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, भोजन के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अगर भोजन देखेगा तो लार आएगा। लेकिन इवान पेवलोव साहब ने इसमें किया क्या, जिसके लिए उनका सिद्धांत बड़ा फेमस हुआ, बड़ा प्रसिद्ध हुआ, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। उन्होंने ये किया कि एक स्वाभाविक उद्दीपक, यानी भोजन से स्वाभाविक अनुक्रिया लार तो आ ही जाती थी। उन्होंने ये किया कि देखा कि भोजन आने से जो स्वाभाविक अनुक्रिया लार आती थी, धीमे धीमे भोजन लाने वाले व्यक्ति को देखने के बाद भी लार आने लगी। और कुछ समय बाद तो ऐसा हुआ कि उसी पदचाप, यानी जब व्यक्ति आने लगता था भोजन को लेकर के, तो उससे भी लार आ जाती थी। यानी भोजन को अगर आप हटा दें तो भोजन लाने वाले व्यक्ति से भी सेम रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है, भोजन लाने वाले व्यक्ति के पदचाप से भी वही रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है जो कि भोजन परोसने पे प्रस्तुत होता। तो कहीं न कहीं इवान वी पेवलोव ने माना कि जो अनुक्रिया एक स्वाभाविक उद्दीपक पैदा कर सकता है, वही अनुक्रिया एक तटस्थ उद्दीपक भी पैदा कर सकता है। यानी भोजन की प्रस्तुति के साथ अगर कोई उद्दीपक जुड़ा है, यानी भोजन प्रस्तुत करने वाला, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी मालिक को प्रतिदिन भोजन देता है, तो इवान पेवलोव साहब यहाँ कहते हैं कि भोजन देखकर तो मुख में लार आता है, लेकिन
जब कंडीशनिंग हमारी हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति को देखते ही लार आना शुरू हो जाता है। संबंधित व्यक्ति की आवाज़ से ही लार आना शुरू हो जाता है, ऐसा उन्होंने प्रयोग में देखा। और ये जो तटस्थ उद्दीपक है, संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति, उसके पदचाप, ये कोई जन्मजात जो है प्रवृत्ति नहीं है, ये एक अर्जित प्रवृत्ति है। इसको अर्जन किया जा सकता है। पेवलोव ने जो प्रयोग किया कुत्ते के ऊपर, इसी से संबंधित एक प्रयोग वाटसन ने भी किया। वो बहुत बड़े व्यवहारवादी थे। वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो कि पेवलोव ने दिया, उससे वो सहमत थे। उन्होंने क्या किया कि एक अल्बर्ट नामक बालक के ऊपर एक प्रयोग किया। बालक खरगोश का बड़ा प्रेमी था। वो खरगोश जैसी जो खूबसूरत चीज़ है उससे खेलता था। अल्बर्ट ने उसको खरगोश के साथ बहुत प्यार से खेलते हुए देखा। फिर उन्होंने क्या किया कि जब भी वो खरगोश से खेलने लगता था, एक जोरदार तीक्ष्ण भयावह आवाज करते थे जिससे वो खरगोश को छोड़ देता था। फिर जब भी बच्चा अल्बर्ट खरगोश के साथ खेलता था, एक जोरदार तीक्ष्ण भयावह आवाज की जाती थी और वो खरगोश को छोड़ देता था। ऐसे खरगोश के साथ एक भयानक आवाज एसोसिएट हो गई और इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चा खरगोश से डरने लग गया। बच्चा खरगोश से ही नहीं डरता था, खरगोश के समान जो रुई या वाइट चीजें जो भी दिखती थी उससे उसके अंदर एक प्रकार का डर बैठ गया। तो उसके अंदर का जो फियर है ये उस आवाज की वजह से प्रस्तुत हुआ। उसके ज़हन में जो वाइट चीज़ों के प्रति दुराव या एक प्रकार का फियर या फोबिया पैदा हुआ, वो एक भयानक आवाज़ जो कि स्वाभाविक जो उद्दीपक है खरगोश के साथ में प्रस्तुत की जाती थी, उससे उसका एसोसिएशन हो गया। यानी खरगोश कोई भयावह चीज़ है। बच्चे ने ऐसा सीख लिया, ऐसा सामान्यीकृत कर लिया, ऐसा उसने मान लिया। ये जो पेवलोव का प्रयोग है दोस्तों, आप किताब में, बाल मनोविज्ञान की किताब में अक्सर पढ़ते हैं। ये वाटसन का अल्बर्ट के ऊपर जो उसने प्रयोग किया उसको भी आप पढ़ते आए हैं। इसमें जो शैक्षिक बात है, जो इस पूरे के पूरे जो सिद्धांत से आप निचोड़ निकाल सकते हैं, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं, विद्यालय में जाएंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में ये पेवलोव का जो सिद्धांत है आपकी क्या मदद करेगा। पेवलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, वाटसन ने खरगोश के ऊपर प्रयोग किया, सफेद चूहों के ऊपर प्रयोग किया। तो ये इस तरीके के खरगोश, चूहे और कुत्ते का जो प्रयोग है आपको क्या मदद दे सकता है? तो आपको बहुत बड़ी मदद दे सकता है। विद्यालय शिक्षा के केंद्र हैं। विद्यालय बच्चों को प्यार देने का केंद्र है। विद्यालय बच्चों को दुलार देने का केंद्र है। विद्यालय ऐसे आकर्षक स्थल हैं जहां बच्चे का प्रतिदिन आने का मन कहे। विद्यालय आने पे कोई भी बच्चा हो, उसे कभी किसी भी रूप में डराया न जाए, उसे मारा न जाए, उसके अंतर मन पे चोट न किया जाए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम दोस्तों भुगतना होगा। बच्चा कभी भी विद्यालय नहीं जाएगा और सरकार की और माँ बाप की जो इच्छा है, जो मंशा है, उसको लिखाने पढ़ाने की, वो हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। बच्चा अगर आएगा भी तो खुले मन से विद्यालय को स्वीकार नहीं करेगा, हृदय से पूरे विद्यालय को स्वीकार नहीं करेगा, शिक्षक को नहीं स्वीकार करेगा, तो वहाँ की जो सामग्री उसको प्रस्तुत की जाएगी वो उसको भी स्वीकार नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो आपको अपना व्यवहार बहुत ही खूबसूरत रखना है, बहुत ही जिम्मेदार पूर्वक रखना है और आपको प्रत्येक बच्चे के साथ न्याय करना है। आपका
ऐसा रवैया हो, मनोवैज्ञानिक रवैया हो, कार्यशैली आपकी इतनी आकर्षक हो और बच्चों के साथ इतना आपका एक्सपीरियंस एंगेजिंग हो कि बच्चे स्कूल हर दिन आने की अंदर अपने प्रेरणा पैदा कर सकें और किसी भी दिन बच्चे ऐसा न करें। स्कूल उनके लिए ऐसा प्लेस हो जो बहुत ही मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस हो। वो तभी आप कर सकते हैं जब बच्चों से आप अपनी जो कंडीशनिंग है, अपना जो एसोसिएशन है, अपना जो रैपर्ट है जिसको गुड रिलेशन कहते हैं, वो आप अच्छा बना पाएंगे। तो पहली चीज तो जो भय, अविश्वास, संदेह स्कूल शिक्षा के प्रति बना है, अगर आपकी जो कार्यशैली है उससे एसोसिएशन गुड बन जाते हैं बच्चों के भीतर, उनके अभिभावकों के भीतर, समाज के भीतर, तो ये जो पेवलोव का सिद्धांत है ये उसका वास्तविक एप्लीकेशन होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा ना हो, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।